हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम सर्किट चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी पीवाईक्यू की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम डीएसएसबी के जितने भी पीवाईक्यू हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने डीएसएसबी पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2021 में जो मेल का पेपर हुआ था उसके 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज इंडिपेंडेंस डे है और आप सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही आप भी और हमारा देश भी दिन प्रतिदिन उन्नति करता रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ए डेसिमल टू बाइनरी कोडेड एनकोडर हैव इनपुट्स एंड डैश आउटपुट्स। ठीक है, मतलब डेसिमल को अगर आप बीसीडी इनकोडर में रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कितनी इनपुट्स होंगी और कितनी हमारी आउटपुट्स होंगी। ठीक है, देखो डेसिमल का बेस हमें पता है क्या होता है, 10 होता है। डेसिमल का बेस क्या होता है, 10, मतलब 0 to 9 डिजिट्स जो है डेसिमल में होती है। ठीक है, तो अगर हम डेसिमल टू बाइनरी बीसीडी इनकोडर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो डेसिमल में कितनी इनपुट आएंगी, 0 to 9, मतलब 10 इनपुट्स रहेंगी। और जो हमारा बीसीडी होता है वो हम 4 डिजिट से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बीसीडी में क्या होता है कि जो भी हमारा नंबर होगा, कोई भी जो नंबर होगा वो 4 डिजिट से क्या होगा, रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अगर आपने लिखा 7 तो बीसीडी में हम इसको कैसे लिखेंगे, बीसीडी में ये हमारा होगा, मतलब every number is represented in the form of 4 digits, that is called BCD। ठीक है, तो कैसा होगा, तो आप देखो अगर आप एक BCD एनकोडर बना रहे हो, एक डेसिमल टू BCD एनकोडर बना रहे हो तो डेसिमल इनपुट जाएंगी और BCD आउटपुट आएंगी। ठीक है, तो कितनी इनपुट आएंगी, 0 to 9 की, मतलब टोटल 10 इनपुट्स जाएंगी हमारी। और आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, BCD कोड मिलेगा, तो वो हमारा किस में होगा, 4 डिजिट में होगा, 0 1 2 3। ठीक है, तो 4 डिजिट में आउटपुट आएंगी और 10 हमारी क्या रहेंगी, इनपुट्स रहेंगी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 10 इनपुट्स और 4 आउटपुट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DCTL इन लॉजिक फैमिली। ये हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट चल रहा है। देखो जो DSSB का एग्ज़ाम होता है उसमें हमारे जो एग्ज़ाम आता है, जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे डिसिप्लिन 1 2 3 4 ऐसे करके आते हैं। ठीक है, और हर डिसिप्लिन में क्या होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं और एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को लेके ही एक डिसिप्लिन में क्वेश्चन आते हैं। तो अभी कल जो क्लास थी हमारी, लास्ट वीडियो में हमने आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन किए। आज हमारा जो टॉपिक्स रहेगा वो हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का रहेगा। ये हमारा डिसिप्लिन 2 है, तो इसमें सारे क्वेश्चन जो हमारे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के ही होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या था हमारा कि DCTL की फुल फॉर्म क्या होती है। DCTL हमारा होता है डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक। सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन N सेलेक्ट लाइन एंड M इनपुट्स लाइन इन ए मल्टीप्लेक्सर। देखो मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, मल्टीप्लेक्सर कहता है कि मल्टीपल इनपुट्स और 1 आउटपुट। ठीक है, ये इनपुट होती हैं और 1 आउटपुट आती है। अब जो आउटपुट आएगी वो किस पे डिपेंड होगी कि हमारी यहाँ पे क्या होती है, कुछ सेलेक्ट लाइन होती है। ठीक है, सेलेक्ट लाइन क्या डिसाइड करती हैं कि किस इनपुट के रिस्पेक्ट में हमारी आउटपुट अक्कर होगी। ठीक है, तो ये होता है मक्स का कंसेप्ट। तो अब यहाँ पे बोला है कि अगर N सेलेक्ट लाइन है और M इनपुट्स हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशंस होगा। तो देखो अगर मैं कहूँ 2 into 1 का मक्स है, इट मीन्स क्या होगा, एक सेकेंड, 2 into 1 का मक्स है, मतलब 1 क्या जाएगी, आउटपुट आएगी, और 2 क्या होंगी, इनपुट्स होंगी, और सेलेक्ट लाइन क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी। तो कैसे होगा, तो देखो क्या था, 1 आउटपुट आएगी, ये 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, आउटपुट को, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारे इनपुट को, कि 2 इनपुट होंगी और 1 आउटपुट आएगी। अब इन दोनों इनपुट में
आउटपुट कौन सी होगी, ये फर्स्ट इनपुट आउटपुट में जाएगी या सेकंड इनपुट आउटपुट में जाएगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो हमारी सेलेक्ट लाइन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और सेलेक्ट लाइन कितनी होगी, 1 होगी। मतलब अगर 2 इनपुट हैं तो सेलेक्ट लाइन 1 होगी, और अगर यहाँ पे मैं कहूँ 4 इनपुट होती तो सेलेक्ट लाइन कितनी होती, हमारी 2 होती। तो फिर हमारा ये मक्स कैसा बनता, 4 × 1 का मक्स बनता, ठीक है। तो क्या रिलेशंस हुआ, तो आप देखो रिलेशंस की बात करें हम यहाँ पे कि अगर हमारे पास m सेलेक्ट लाइन है, ठीक है, सपोज करो 4 सेलेक्ट लाइन है, तो 4 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2⁻²² में। तो ये क्या होगा, ये जो 2 होगा, ये 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा कि यहाँ पे सेलेक्ट लाइन कितनी होंगी, 2 होंगी, ठीक है। तो ये होता है हमारा रिलेशंस। तो यहाँ पे क्या रिलेशन रहेगा कि 2⁻n इज इक्वल टू m होगा, ठीक है। कि मतलब जो यहाँ पे पावर में जो होगा वो सेलेक्ट लाइन होंगी, और उसको उस डिजिट को अगर 2 की पावर में कर दें उतनी हमारी क्या होंगी, इनपुट्स होंगी, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पे हमारे पास 8 × 1 का मक्स है, ठीक है। तो कितनी सेलेक्ट लाइन होंगी, तो 8 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 2⁻³ में, ठीक है। तो ये 3 हमारी यहाँ पे क्या होंगी, सेलेक्ट लाइन होंगी। तो क्या रिलेशन हुआ इनपुट्स में और हमारे सेलेक्ट लाइन में कि m जो होगा वो क्या होगा, 2⁻n होगा, यही है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 2⁻n इज इक्वल टू m, ये पावर में होगा, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ये 2⁻n इज इक्वल टू m होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, ए प्रोडक्ट ऑफ सम POS फॉर्म ऑफ लॉजिक फंक्शन कंसिस्ट ऑफ ओनली डैश एंड वाइल ए सम ऑफ प्रोडक्ट SOP फॉर्म ऑफ लॉजिक फंक्शन कंसिस्ट ऑफ ओनली। तो आपको पता है जो POS फॉर्म होती है वो क्या रखती है, वो हमारी मैक्सटर्म रखती है, और जो हमारी SOP फॉर्म होती है वो हमारी क्या हो रखती है, मीन टर्म रखती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर, POS में हमारी मैक्स टर्म आती है और SOP में हमारी मीन टर्म होती है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, मैक्स टर्म हमारी POS से रिलेटेड होती है और मीन टर्म हमारी SOP में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, A free list contains 3 memory areas of sizes 6 KB, 15 KB and 12 KB. ठीक है. The next 3 memory requests are for 10 KB, 2 KB and 14 KB. Which of the memory allocation strategy that would be able to accommodate to all the 3 requests? ठीक है. अब देखो इसने क्या बोला कि हमारे पास जो मेमोरी का जो एरिया है वो कैसा है, फ्री जो मेमोरी एरिया है वो कितना है, 6 KB का है और 15 KB है ये हमारा सेकेंड पार्ट, और ये हमारा 12 KB है. ठीक है. ये हमारे पास फ्री मेमोरी एरिया है और हमारे पास जो मेमोरी की रिक्वेस्ट आ रही है वो आ रही है 10 KB की, 2 KB की और 14 KB की. ठीक है. तो विच ऑफ द मेमोरी एलोकेशन स्ट्रेटजी दैट वुड बी एबल टू एकोमोडेट ऑल 3 रिक्वेस्ट. ठीक है. तो देखो इसमें कौन सी मेमोरी एलोकेशन हमारी जो है वो सही रहेगी. वो देखो हमारे पास होती है 4 टाइप की हमारी मेमोरी एलोकेशन टेक्निक होती है. एक होती है हमारी बेस्ट फिट, एक होती है फर्स्ट फिट, एक होती है हमारी नेक्स्ट फिट और एक होती है वर्स्ट फिट. ठीक है. तो फर्स्ट फिट क्या कहता है कि जो फर्स्ट पहला ही जो सफिशिएंट एरिया है उसी में क्या कर दो मेमोरी को, रिक्वेस्ट को एलोकेट कर दो वही मेमोरी. ठीक है. फर्स्ट फिट का यही है कि फर्स्ट सफिशिएंट स्पेस को एलोकेट कर दो जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको. बेस्ट फिट क्या कहता है कि जो स्मॉलेस्ट हो, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट सफिशिएंट हो उस एरिया को क्या कर दो, प्रोसेस प्लेस कर दो वहाँ पे, या फिर वो मेमोरी जो है उसको एलोकेट कर दो. मतलब यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो फ्रेगमेंटेशन होगी, जो मेमोरी की वेस्टेज होगी वो सबसे कम होती है. देखो नाम से ही पता चला बेस्ट फिट है तो ये बेस्ट ही है हमारी. ठीक है. मतलब ये क्या देखता है कि जो सबसे छोटा सफिशिएंट स्पेस है वहाँ पे क्या करो, प्रोसेस प्लेस करो. ठीक है. फर्स्ट फिट कहता है कि जो सबसे पहले आपको सफिशिएंट मिल गया वही उसमें आप क्या कर दो,
उसमें आप प्रोसेस को प्लेस कर दो। सफिशिएंट का मतलब यहाँ पे यही है कि अगर सपोज करो 16 KB की कोई प्रोसेस आ रही है तो उसको सबसे पहले जहाँ पे 16 KB फिट हो सके, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में उसको 24 KB का कोई स्पेस मिल गया तो वहाँ पे ही वो कर देगा, ठीक है। भले ही आगे कोई 18 KB का भी स्पेस हो सकता है, कोई 20 का भी हो सकता है, 16 का भी हो सकता है, बट फर्स्ट फिट देखेगा कि जो सबसे पहले सफिशिएंट मिल गया कि जहाँ पे वो प्रोसेस जो है प्लेस की जा सके वहीं पे उसको आप डाल दो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, वेस्टेज मेमोरी की ज़्यादा होगी क्योंकि 16 KB को अगर आप 24 KB में डाल रहे हो तो फिर क्या होगा, जो हमारा 8 KB का स्पेस है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बेस्ट फिट कहता है कि जो सबसे छोटा हो, छोटा सफिशिएंट हो उसमें डालो आप, ठीक है। अच्छा, वर्स्ट फिट क्या कहता है कि भाई जो सबसे बड़ा हो, सबसे लॉन्गेस्ट सफिशिएंट जो हो, सबसे लॉन्गेस्ट जो एरिया हो उसमें क्या कर दो, उस प्लेस को एलोकेट कर दो। और नेक्स्ट फिट कहता है कि जहाँ पे आपने अभी अभी प्रोसेस को प्लेस किया है उससे जो नेक्स्ट फिट होगा उसमें आप क्या कर दो, प्रोसेस को प्लेस कर दो, ठीक है। तो देखो बेस्ट, अगर हम इसको करें, इसको हम चारों टेक्निक से करके देखते हैं। देखो तो पहले हमारे पास क्या था, हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 6 KB का स्पेस है, यहाँ पे 15 KB है और यहाँ पे हमारा 12 KB है, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 रिक्वेस्ट सबसे पहले है 10 KB की। अब देखो 10 KB, 6 KB में तो 10 KB आ नहीं सकता, तो आप क्या करो 10 KB को, नेक्स्ट हमारा 15 KB का, तो 15 KB में 10 KB आ सकता है, ठीक है। तो अपनी जो प्रोसेस नंबर P2 है 10 KB वाली, उसको आप क्या कर दो 15 KB में क्या कर दो, प्लेस कर दो। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, जो 5 KB का जो स्पेस है वो हमारा वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट आई है 2 KB की। अब 2 KB क्या कहता है, तो हम पहले फर्स्ट फिट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट फिट चल रहा है। अब 2 KB के लिए देखो सबसे पहले 6 KB का स्पेस मिला उसको, तो 6 KB में 2 KB की प्रोसेस आ सकती है, तो इसने क्या कर दिया 2 KB को यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आया, 14 KB का आया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 14 KB की रिक्वेस्ट आई है। अब फर्स्ट फिट क्या सर्च करेगा, क्या आ सकती है, हमारी नहीं आ सकती, ठीक है। हालांकि हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, 5 KB का यहाँ पे फ्री है, 12 KB का यहाँ पे है, लेकिन 14 KB की प्रोसेस को हम नहीं दे सकते यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, फर्स्ट फिट में तो क्या हुआ, ये जो है प्रोसेस जो है, जो मेमोरी की रिक्वेस्ट आ रही है वो हमारी सेटिस्फाई नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको बेस्ट फिट से देखते हैं, और मतलब प्रोसेस हमारी कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं हुई रिक्वेस्ट, और साथ में हमारी क्या हुई, मेमोरी की वेस्टेज भी हुई, ठीक है। अब अगर हम इसको बेस्ट फिट से देखें तो बेस्ट फिट क्या कहता है कि ऐसे ही हमारे पास 6 KB का स्पेस है, फिर हमारा 15 KB का है, नेक्स्ट हमारा 12 KB का है, ठीक है। तो 10 KB की रिक्वेस्ट आई तो उसने देखा 10 KB के लिए सफिशिएंट, स्मॉलेस्ट सफिशिएंट क्या होगा। फर्स्ट उसको 6 KB मिला, 6 KB में तो 10 KB आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट उसको क्या मिला, 15 KB का मिला। इसमें प्रोसेस आ सकती है, लेकिन वो क्या देखेगा कि इससे छोटा भी कोई और स्पेस है जो 10, जिसमें हम 10 KB को प्लेस कर सकें। तो आगे हमने देखा, उसके बाद उसको 12 KB का मिला, तो 12 KB में भी 10 KB जो है आ सकती है, लेकिन वो क्या है, स्मॉलेस्ट है। तो इसने कहा कि हम 10 KB को 12 KB वाले प्लेस में क्या कर देंगे, सॉरी स्पेस में क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट हमारी रिक्वेस्ट आई 2 KB की। अब 2 KB की रिक्वेस्ट 6 KB में आ जाएगी, ठीक है। आने को तो 15 में भी आ सकते हैं, लेकिन फिर क्या होगी, वहाँ पे वेस्टेज ज़्यादा होगी, वो कहता है स्मॉलेस्ट सफिशिएंट देखना है हमें। नेक्स्ट हमारा 14 KB का आया, और 14 KB का हम इजीली 15 KB में प्लेस कर सकते हैं। तो हमारी क्या हुई, तीनों की तीनों जो हमारी रिक्वेस्ट थी उसको हमने सेटिस्फाई हमारे यहाँ पे हो गई। तो 6 KB वाले में हमने 2 KB वाली रिक्वेस्ट को प्लेस कर दिया, 15 KB में 14 KB वाली आ गई, और 12 KB में हमारी 10 KB वाली आ गई, ठीक है। तो बेस्ट फिट इसका आंसर रहेगा कि बेस्ट फिट से क्या होगी, जो हमारी ये रिक्वेस्ट है वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम इसको नेक्स्ट उससे देखें, एक सेकेंड, हाँ, अगर हम इसको वर्स्ट केस में देखें तो वर्स्ट केस क्या कहता है, यहाँ पे 6 KB है, यहाँ पे 15 KB है, और यहाँ पे 12 KB है, ठीक है। वो कहता है जो सबसे बड़ा होगा उसी में डाल दो। तो 10 KB का आया, जैसे ही 10 KB आया तो उसने कहा इसमें डाल दो, 15 KB में 10 KB को डाल दो। नेक्स्ट आया 2 KB, 2 KB को अब बड़ा कौन सा है, इसमें डाल दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट आया 14 KB, क्या 14 KB को हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी क्या हुआ, इस ये वाले टेक्निक भी हम क्या है, कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारी जो रिक्वेस्ट है मेमोरी की वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फिट, ठीक है। तो नेक्स्ट फिट देखो क्या कहती है,
वैसे ही हमारे पास स्पेस है, यहाँ पे 6 KB का स्पेस है, यहाँ पे 15 KB का है, यहाँ पे 12 KB का है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कहते हैं, सबसे पहले है 10 KB की, 10 KB में आई, देखो 6 KB में 10 KB नहीं आ सकता। उसके बाद नेक्स्ट उसको क्या मिला, यहाँ पे मिला, तो उसने क्या किया 15 KB में 10 KB को प्लेस कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आया 2 KB का की रिक्वेस्ट आई, तो 2 KB का है, तो नेक्स्ट फिट कहता है कि जहाँ पे आपने लास्ट एलोकेशन की है उससे नेक्स्ट में आप करो उसको, ठीक है। अब 15 KB को हमने यहाँ पे हमारा लास्ट एलोकेशन हुआ था, तो उसके बाद हमारा 12 KB का है, तो उसने कहा 2 KB को आप यहाँ पे प्लेस कर दो, ठीक है। उसके बाद 14 KB का है, तो 14 KB अब हमारे पास स्पेस सफिशिएंट नहीं है, आप प्लेस नहीं कर सकते। तो जो हमारा नेक्स्ट फिट भी है वो भी क्या है, इसके अकॉर्डिंग इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो एक बेस्ट फिट ही है जिससे हमारा क्या होता है, ये रिक्वेस्ट जो है सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा फर्स्ट फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रोज आर देयर इन ए ट्रुथ टेबल हैविंग n वेरिएबल्स, कि अगर n वेरिएबल्स हैं तो कितनी नंबर ऑफ रोज होंगी हमारे ट्रुथ टेबल में। देखो अगर हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल मीन्स हमारे पास क्या है 0 है और 1 है, ठीक है। 2 डिजिट हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, तो कितनी हमारे पास रो बनेंगी, एक कॉम्बिनेशन हमारा 0 0 का बनेगा, एक हमारा 0 1 का बनेगा, एक 1 0 का बनेगा और एक हमारा 1 1 का बनेगा, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास हम कहते हैं 3 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। 3 वेरिएबल्स हम सपोज करो हमने यहाँ पे मान लिया A B और C 3 है, तो हमारा क्या होगा, वही हमारा 2 की पावर कितने होंगे 3, मतलब 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब 8 रोज हमारी यहाँ पे होंगी। कैसे होंगी वो देखिए। तो हमने A B C को किया, पहले क्या होगा A बार B बार C बार 0 0 होगा, ठीक है। उसके बाद 1 कैसे बनेगा, 1 होगा हमारा A B बार C, ये हमारा 1 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा 2, तो A B और C बार। उसके बाद 3 कैसे बनता है हमारा, 3 बनेगा A बार B और C, ठीक है। 4 बनेगा हमारा A B और C बार, ठीक है। ये हमारा 4 हो गया। नेक्स्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होगा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा 5 को लेके बनेगा। 5 हमारा कैसे बनता है 4 और 1 और B बार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 6 होगा, 6 का क्या बनेगा, 6 जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा क्या बनेगा A B और C बार, ठीक है। और लास्ट हमारा जो बनेगा वो क्या बनेगा हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। लास्ट हमारा बनेगा A B और C, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी रोज़ बनी है 2 की पावर 3, तो 8 रोज़ बनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि अगर n वेरिएबल्स हैं तो ट्रुथ टेबल में कितनी रोज़ होंगी 2 रेज़ टू पावर n होंगी। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर A, ठीक है। यहाँ पे ये 2 रेज़ टू पावर n है, और जो ये 4th वाला है ये यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, ये इसको दिखा रहा है कि 2 × n, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कंडीशन फॉर प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन फ्रॉम रनिंग स्टेट टू वेट स्टेट, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि जब हम प्रोसेस स्टेट ट्रांजिशन की जब हम बात करते हैं तो रनिंग स्टेट से वेट स्टेट में जा रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें हम ऐसा नहीं करते, ठीक है। देखो हमें पता है सबसे पहले हमारी एक न्यू स्टेट होती है, उसके बाद हमारी रेडी क्यू होती है, रेडी स्टेट होती है, देन हमारी रन स्टेट होती है, और फिर हमारी यहाँ से हमारी वेट स्टेट भी होती है, ठीक है। और यहाँ से हमारा एक टर्मिनेट भी होता है, ये हमारी स्टेट होती है जनरली, ठीक है। तो जब भी कोई प्रोसेस रेडी क्यू में है इट मीन्स वो रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए, CPU के लिए वेट कर रही है। जैसे इसको CPU मिला तो वो कहाँ आ जाती है, हमारी रन स्टेट में आ जाती है, ठीक है। लेकिन रन स्टेट में एग्जीक्यूट हो रही है, अगर हम नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन की बात कर रहे हैं तो रन में आ गई तो फिर वो क्या होगी, सीधा टर्मिनेट ही होगी। एक बार CPU एलोकेट होने के बाद क्या होती है, प्रोसेस कंप्लीटली अपना एग्जीक्यूशन करती है और टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। रन होने के बाद टर्मिनेट होगी। लेकिन जब हम प्रीएम्प्शन की बात करते हैं, ठीक है, प्रीएम्प्टिव वर्जन की बात करते हैं, तो अगर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग की बात करें यहाँ पे, तो अगर टाइम एक्सपायर हो जाता है वहाँ पे क्या होता है, हर प्रोसेस जो है स्लॉट्स में एग्जीक्यूशन करती है अपना। तो एक प्रोसेस गई, उसने सपोज करो 2 यूनिट्स का हमारा स्लॉट्स है, तो 2 यूनिट उसने अपना एग्जीक्यूट किया, उसके बाद वो वापस कहाँ चली जाएगी, वो फिर रेडी में चली जाएगी, ठीक है। जब भी कोई टाइम एक्सपायर होता है या फिर कोई हाई प्रायोरिटी की कोई प्रोसेस आ जाती है तो हमारी जो प्रोसेस होती है वो रन टू रेडी मूव करती है,
ठीक है। रेडी टू रन मूव करेगी जब वो एग्जीक्यूशन के लिए रेडी है, सीपीयू के लिए वेट करी है, लेकिन कई बार क्या होता है टाइम एक्सपायर हो गया, राउंड रोबिन शेड्यूलिंग की बात करें या फिर हाई प्रायोरिटी वाली प्रोसेस कोई आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी करंट में जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है उसको वहीं पे स्टॉप कर देते हैं और जो हायर प्रायोरिटी की जो प्रोसेस आई उसको हम सीपीयू के पास लोड करते हैं, ठीक है। तो फिर दोबारा से वो प्रोसेस कहाँ जाती है, रेडी टू रन मूव करती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है रन टू वेट की। अब रन टू वेट कब होता है, रनिंग स्टेट से वेटिंग स्टेट में वो कब जाती है कि या तो क्या हो, कोई इनपुट आउटपुट, जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है इन बिटवीन उसको क्या हो, इनपुट आउटपुट की कोई रिक्वेस्ट आ जाए, ठीक है, इनपुट आउटपुट की नीड हो जाए, तो फिर वो क्या करेगी, उसको वेटिंग स्टेट में डालते तो तब वहाँ से कहाँ मूव करती है हमारी प्रोसेस, रन टू वेट स्टेट में मूव करती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा कंप्लीट हमारा वो एग्जीक्यूशंस, ठीक है। और वापस से फिर क्या होगी, वेट से रन में जाएगी, जैसे ही उसकी इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई वो वेट से रन में गई और रन से कहाँ जाती है, टर्मिनेट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सी कंडीशन नहीं है जिसमें जो प्रोसेस है रनिंग टू वेट स्टेट में मूव करती है। तो देखो हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आती है तो हमारी जो प्रोसेस है वो रन टू रेडी में मूव करती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हायर प्रायोरिटी की कोई भी प्रोसेस आई, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है, सीपीयू एलोकेट हो चुका है, रन स्टेट में है, लेकिन उससे भी हायर प्रायोरिटी की कोई प्रोसेस आ गई तो उसी टाइम पे रन स्टेट जो प्रोसेस रनिंग स्टेट में है वो वापस से रेडी स्टेट में चली जाती है और जो हायर प्रायोरिटी की उसको हम रनिंग स्टेट में ले आते हैं, ठीक है। तो रनिंग टू वेट में ऐसा कभी भी मूवमेंट नहीं होता जब कोई हायर प्रायोरिटी की प्रोसेस आती है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ ए लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस अराइव्ड, कि जब लोअर प्रायोरिटी की प्रोसेस आ जाती है तो तब हम रनिंग टू वेट में करते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो सकता है क्योंकि इसने कहा कौन सी कंडीशन नहीं है जब हम रनिंग टू वेट में जा रहे हैं, ठीक है। जब लोअर प्रायोरिटी की प्रोसेस आती है तो हम रनिंग टू वेट स्टेट में मूव नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आ रही है तब तो हमारा रनिंग टू वेट मूव होता ही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे नोट पूछा है, ये हमारी कंडीशन बिल्कुल ठीक है कि इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट आ गई तो हमारी प्रोसेस रनिंग टू वेट जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत हो गया यहाँ पे ऑप्शन। इफ़ ए प्रोसेस वेट्स फॉर सम एक्शन परफॉर्म बाय अनदर प्रोसेस, इस टाइम पे भी हमारी वेट स्टेट में जाती है कि अगर ऐसा भी है कि कोई प्रोसेस किसी दूसरी कोई एक्शन परफॉर्म कर रही है और उसके लिए वो वेट करे तब भी हमारी क्या है, वेटिंग स्टेट में जाती है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, लो प्रायोरिटी प्रोसेस अराइव। जब हमारी कोई लो प्रायोरिटी की प्रोसेस आ गई तो हमारी जो प्रोसेस है वो रनिंग टू वेट स्टेट में मूव नहीं करती। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब कि घुमा रखा है इन्होंने, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बना दिया इसको, क्वेश्चन को, वैसे था नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न है। देखो ये तो क्लियर है कि इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आई है तो रनिंग टू वेट मूव करती है, ठीक है। या फिर दूसरी कोई भी ऐसा एक्शन परफॉर्म होना है तो उसके लिए भी प्रोसेस वेट कर रही है तो वेटिंग स्टेट में जाएगी। ये दोनों ऑप्शन तो क्लियर है। लेकिन यहाँ पे देखो हायर प्रायोरिटी के प्रोसेस में भी हमारी जो प्रोसेस है वो रनिंग टू वेट स्टेट में नहीं जाती और लो प्रायोरिटी की प्रोसेस में भी रनिंग टू वेट में नहीं जाती। तो दोनों ही ऑप्शंस हो सकते हैं, बट यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि सिर्फ रनिंग टू वेट की बात कर रहे हैं। हायर प्रायोरिटी में हमारी रनिंग टू रेडी में मूव करती है, ठीक है। तो वेट में तो उस टाइम भी नहीं करती, लेकिन अगर इसका हम एग्जैक्ट क्वेश्चंस की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा, सेकंड रहेगा, ठीक है। क्योंकि हायर में हमारी रनिंग टू रेडी में जाती है तो रेडी का तो कोई यहाँ पे कंसेप्ट ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ रनिंग और वेट की बात की है, तो इसलिए हमारा इसका आंसर रहेगा लो प्रायोरिटी प्रोसेस अराइव्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रे कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ 27 इज, ठीक है। एक 27 नंबर है, एक डेसिमल नंबर है, इसका इन्होंने पूछा ग्रे कोड बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो 27 का जो बाइनरी होगा वो होगा हमारा से वही, हम देखो वेट होता है 1 2 4 8 16, यही होता है। तो 16 8 24 और 3 ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा 27 का बाइनरी हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको ग्रे में बनाना, मतलब बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन करना है। ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया। अभी हमें इसका क्या बनाना है, ग्रे कोड बनाना है। तो ग्रे कोड बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन कैसे होता है कि जो हमारी फर्स्ट MSB बिट है उसको आप एज इट इज़ रखो, ठीक है। या तो आप बाइनरी टू ग्रे कर रहे हो या ग्रे टू बाइनरी कर रहे हो तो फर्स्ट MSB बिट को आपको नहीं करना, आपको उसको एज इट इज़ रखना होता है, ठीक है। तो फर्स्ट को एज इट इज़ रखा, उसके बाद बाइनरी टू ग्रे है तो वो कहता है कि फिर आप
जो हमारी फर्स्ट बिट है और जो उसकी नेक्स्ट सक्सेसिव बिट है उसके साथ क्या कर दो, उसका एक्सोर कर दो। तो यहाँ पे फिर 1 का और इस 1 का, नेक्स्ट बिट भी 1 है, फर्स्ट बिट भी 1 है, तो इन दोनों का यहाँ पे क्या होगा, एक्सोर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट का एक्सोर होगा, फिर उसके बाद इस नेक्स्ट का, फिर इसका, ऐसे मतलब एक्सोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सक्सेसिव बिट होगी उसका एक्सोर होता है दोनों का। ठीक है, तो अब देखो हमने फर्स्ट एमएसबी को एज इट इज़ रखा, अब नेक्स्ट बिट भी 1 है तो 1 1, तो सेम बिट होती है तो एक्सोर में आउटपुट क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, एक्सोर क्या कहता है, एक्सोर गेट हमें बोलता है कि अगर सेम इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगी, 0, और अगर डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेम इनपुट है 1 1, तो आउटपुट क्या आएगी, 0 आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब इस बिट पे आ गए हम, अब ये वाले बिट और नेक्स्ट बिट इन दोनों का क्या होगा, एक्सोर होगा। तो यहाँ पे क्या है, 1 और 0, तो डिफरेंट बिट है तो आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बिट, ये अब इस पोजीशन की बात करें तो 0 और इससे नेक्स्ट पोजीशन, तो ये भी क्या है, 0 और 1 है, तो डिफरेंट पे क्या आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट फिर अब हम इस पोजीशन पे आ गए, तो अब इसका और इसका नेक्स्ट वाले का करेंगे तो 1 1 1 1, सेम पे क्या हो गया, 0। तो ये क्या बन गया, इसका ग्रे कोड बन गया हमारा। ठीक है, तो ये बाइनरी का ग्रे में कन्वर्जन हो गया है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा 1 0 1 1 0। ठीक है, तो आंसर नंबर 1। ठीक है, और अगर हमें ग्रे टू बाइनरी करना है, तो सपोज करो हमारे पास ये है। ठीक है, ये हमारा ग्रे कोड आ चुका है ना, हमने इस आंसर को ले लिया, ये हमारा ग्रे कोड है। ठीक है, अब इस ग्रे कोड को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो वही हमारा फर्स्ट एमएसबी बिट हमारी एज इट इज़ रहेगी। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारी आउटपुट आई है उसका और जो हमारी नेक्स्ट इनपुट है, इन दोनों का क्या होगा, यहाँ पे एक्सोर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों का जब एक्सोर करोगे तो 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 मतलब डिफरेंट इनपुट, तो आउटपुट क्या आएगी, सेम आएगी, तो ये आ गया 1। अब हमारा नेक्स्ट इसका और इसका एक्सोर होगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ भी 1 है, नेक्स्ट इनपुट भी 1 है, आउटपुट भी 1 आई है, तो 1 1 का सेम पे आउटपुट क्या आती है, 0 आती है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, इन दोनों का आउटपुट 0 है, नेक्स्ट बिट 1 है, तो फिर डिफरेंट पे फिर क्या आ गया, हमारा 1 आ गया। अब फिर हमारा डिफरेंट पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो देखो ये वही हमारा 27 आ चुका है, ये हमारा क्या बन गया है, बाइनरी कोड बन गया। ठीक है, तो ग्रे टू बाइनरी में हम क्या करते हैं, जो आउटपुट आई है और जो नेक्स्ट इनपुट है उनका एक्सोर करते हैं, और बाइनरी टू ग्रे जाते हैं तो जो नेक्स्ट सक्सेसिव बिट है उसके साथ हम उसका एक्सोर करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 आ गया। तो मैंने आपको दोनों करके दिखा दिए हैं यहाँ पे, बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ गिवन स्टेटमेंट इन द गिवन ऑर्डर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर रहे हैं हम। तो इसने कहा है, एक सेकेंड, ठीक है, तो इसने कहा करेक्ट बताने, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला है इसने कि अच्छा मतलब कि जो स्टेटमेंट गिवन है उसमें क्या आएगा, जो फिलअप्स दे रखा है उसमें कौन सा क्या आंसर आएगा। ठीक है, फर्स्ट है गेट इन विच आउटपुट ऑफ लॉजिक गेट्स इज़ हाई व्हेन ऑल इनपुट्स आर हाई। जब सारे इनपुट्स हाई होती हैं तो आउटपुट भी हमारी हाई होती है, तो ऐसा कौन सा गेट है। तो देखो हमारा एंड गेट जो होता है, एंड गेट में क्या कहता है कि बोथ इनपुट्स आर हाई देन आउटपुट विल बी हाई। ठीक है, तो जब हमारा देखो 0 0 पे आउटपुट क्या आती है, 0 आती है, 0 1 पे क्या आती है, 0 आती है, 1 0 पे भी क्या आती है, 0, और 1 1 पे हमारे आउटपुट क्या आती है, 1 आती है। जब बोथ इनपुट्स हाई होती है तभी हमारे आउटपुट क्या आती है, हाई आती है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या आएगा, हमारा एंड गेट आएगा। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट है हाफ ऑफ बाइट इज़ नोन एज। तो बाइट का हाफ क्या होता है, निबल होता है। ठीक है, 1 बाइट में क्या होता है, 8 बिट होती हैं, और 1 निबल में क्या होता है, 4 बिट होती हैं। ठीक है, तो 1 बाइट का हाफ क्या होता है, 1 निबल होता है। तो इसमें क्या आएगा, फर्स्ट में हमारा एंड आया था, इसमें हमारा निबल आएगा। ठीक है, और थर्ड है ए फ्लिप फ्लॉप हुज आउटपुट फॉलोज द इनपुट व्हेन ट्रिगर्ड इज। ठीक है, ऐसा कौन सा फ्लिप फ्लॉप है जिसमें आउटपुट और इनपुट सेम होती है, तो वो हमारा डी फ्लिप फ्लॉप होता है। डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो आउटपुट होगी वो सेम, जो इनपुट होगी
वही हमारी आउटपुट होती है। तो इसका जो आंसर रहेगा एंड गेट, निबल और डी फ्लिप फ्लॉप। तो देखो डी फ्लिप फ्लॉप एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या होगा, इसका सही आंसर होएगा। ऑप्शन नंबर 4, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4, 5, 8, 9 एक डेसिमल नंबर है इन बाइनरी कोडेड डेसिमल फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे एक डेसिमल नंबर है 4, 5, 8 और 9, ठीक है। इसका क्या बनाना है, बीसीडी कोड में इसको कन्वर्ट करना है। तो बीसीडी कोड हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि बीसीडी कोड क्या होता है, जिसमें क्या होता है हर एक नंबर को हम 4 डिजिट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, 4 को 4 डिजिट में बता दो क्या होता है, 5 का 4 डिजिट रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, 8 की क्या होती है, 9 की क्या होती है, वही इसका आंसर होगा। तो देखो 9 हमारा क्या कैसे होता है, 9 होता है हमारा 0, 8, सॉरी एक सेकेंड, 4, 5, 8 और 9, ठीक है। तो हम वही हमारा वेट रहता है कि 1, 2, 4, 8, ठीक है, यही वेट रहेगा 8, 4, 2, 1। तो 9 कैसे बनेगा, देखो 9 बनेगा यहाँ पे 1 हो और यहाँ पे 1 हो, तो हमारा क्या बनेगा, ये 9 होगा। तो 9 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1, 0, 0, 1, ये हमारा 9 हो गया। अब 8 की बात करें तो 8 हमारा यहाँ पे क्या होगा कि 8 वाली बिट को 1 कर दो, बाकी को 0 कर दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, 1, 0, 0, 0। उसके बाद है 5 हमारा कैसे बनेगा, देखो 5 हमारा होगा, अगर हम इस 4 वाली बिट को 1 कर दें और 1 वाली बिट को 1 कर दें तो ये क्या बनेगा, 0, 1, 0, 1। तो 5 हमारा क्या होगा, 0, 1, 0, 1, ठीक है। और 4 हमारा क्या होगा, जब हम इस 4 वाली बिट को 1 कर दें और बाकी को 0 रख दें, तो ये हमारा क्या होगा, 0, 1, 0, 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जो एक डेसिमल नंबर था, इसका बाइनरी बीसीडी कोड में ये कन्वर्ट हो गया। तो इसका जो आंसर रहेगा, देखते हैं इसका आंसर। तो 9 हमारा क्या था, 1009, 1009 था। तो ये दो ऑप्शंस बी और फर्स्ट, ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, ठीक है। तो इन दोनों में आप देखो 1001 9 बन गया, 8 हमारा क्या था, 1008 बन गया। उसके बाद देखो यहाँ तक तो ये बन गया। उसके बाद 5 हमारा क्या था, 1, 2, तो ये भी गलत हो गया। 5 हमारा ये था और ये था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, 0, 1, 0, 0, ये हमारा 4 हो गया। उसके बाद 0, 1, 0, 1, ये हमारा 5 हो गया। उसके बाद 1, 0, 0, 0, ये है 8 हो गया। और 1, 0, 0, 1, ये हमारा 9 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो 3rd है वो इसका आंसर रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a disk system with 100 cylinders, the request to access the cylinder occur in the following sequence. Assuming that the head is currently at cylinder 50, then what is the time taken to satisfy all requests if it takes 1 second to move from one cylinder to another cylinder? तो shortest seek time first policy is used करनी है, ठीक है। देखो ये हमने मैंने वीडियो में भी करवा रखा है। हमने जब ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो स्टार्ट की थी, ऑपरेटिंग सिस्टम को उठाया था, तो उस टाइम पे मैंने आपको सीपीयू शेड्यूलिंग, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स और डिस्क शेड्यूलिंग के काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ पे करवाए थे, ठीक है। तो वही है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसमें देख सकते हो। तो उसमें मैंने आपको सभी डिस्क शेड्यूलिंग की जितनी भी एल्गोरिथम्स हैं उन सब के बेसिक न्यूमेरिकल जो है सोल्व किए हैं हमने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन्होंने कहा जो सीक्वेंस आई है वो क्या आई है, जो डिस्क की सीक्वेंस आई है वो आई है 34, 4, 7, 19, 10, 83, 2, 6, और 6 के बाद है यहाँ पे 20 और 15। ये हमारी क्या आई है, डिस्क की रिक्वेस्ट आई है कि ये जो है ट्रैक जो है आपको एक्सेस करने हैं। और हम जो करंट जो सिलेंडर हमने एक्सेस किया है वो है 50, ठीक है। करंट में हम कहाँ पे हैं, 50 पे हैं, ठीक है। और शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट को हमें फॉलो करना है। और इसने कहा जब एक हेड मूव करता है, एक सिलेंडर टू सिलेंडर जब आप मूव करते हो एक सिलेंडर टू दूसरे सिलेंडर, तो 1 सेकंड का टाइम लगता है। तो टोटल बताओ यहाँ पे कितने सिलेंडर मूव होंगे और कितना यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे टाइम पूछा है। तो देखो कैसे होगा, सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे।
इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देती हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या है 34, 4, 7, 19, सॉरी इसको हमें असेंडिंग में लिखना था। तो असेंडिंग में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे 2, देन 4, उसके बाद हमारा 6, 7 और 2, 4, 6, 7 के बाद हमारा है 10, नेक्स्ट हमारा है 10 के बाद है 15, 15 के बाद है 19 और 20, ठीक है, और उसके बाद है हमारा 20 के बाद है 34 एंड लास्ट है हमारा यहाँ पे 83, ठीक है। यही रिक्वेस्ट आई है 2, 4, 6, 7, उसके बाद 10, 15, 19, 20, 34 और 83, ठीक है। अब इसने कहा हम कहाँ पे हैं, यहाँ पे है। हमारा जो करंट में हमारा जो हेड है वो कहाँ पे है, इस 50 पे है। तो अब आप बताओ इस 50 पे हमारा है तो कितने सिलेंडर्स का यहाँ पे मूवमेंट होगा, ठीक है, कितना हेड हमारा सिलेंडर टू सिलेंडर जो है मूव करेगा। तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट क्या कहता है कि हमारा जो हेड है जिसका डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा उस साइड क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ से 50 से 34 का डिस्टेंस कम है या फिर 50 से 83 का डिस्टेंस कम है। तो इधर हमारा 16 का डिफरेंस है, 34 और 16 प्लस 50 होता है, और इधर हमारा 33 का डिफरेंस है। तो कम डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किधर है, 34 का। तो हम 50 से कहाँ आएंगे, 34 पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस, कितने सिलेंडर मूव किए इन्होंने, 16, ठीक है। तो हमारे हेड की मूवमेंट कितनी रही, 16 रही, मतलब हेड ने 16 सिलेंडर्स को क्या किया है, मूव करके 34 पे वो आया है, ठीक है। अब हम 34 पे आ चुके हैं। अब 34 से हम 83 पे जाएं या 20 पे जाएं। तो 34 से 20 का डिस्टेंस 14 का है और 34 से 83 का डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है 14 से, ठीक है। तो हम किस साइड मूव करेंगे, अब हम 34 से हम 24 पे आएंगे। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस हुआ, 34 और 20 का डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, 14, ठीक है। नेक्स्ट अब हम मतलब इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे क्योंकि 83 से डिफरेंस हमारा ज़्यादा हो जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो अब हम 20 से 19 पे आए तो 1 का डिफरेंस हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे आए 19 से हम 15 पे आए तो हमारा कितना डिफरेंस हुआ, 4 का, प्लस यहाँ से फिर हमारा डिफरेंस हुआ 5 का, यहाँ से फिर 7 पे आए तो 3 का, नेक्स्ट 6 पे आए तो 1 का, उसके बाद हम 4 पे आए तो +2, उसके बाद फिर 2 पे आए तो फिर अगेन +2, ठीक है। और उसके बाद अब हम 2 से कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट सारी फुलफ़िल करनी है। तो अब हम 2 से हमारा जो हेड है वो कहाँ जाएगा, 83 पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा 2 से 83 का मतलब 81 का डिस्टेंस रहेगा, 81 का, ठीक है। तो ये हमारे टोटल हेड की मूवमेंट रही। तो आप इनका टोटल कीजिए। देखो 16 + 14 30, 31, 5 ये हो गया, 5 ये, 10 ये, 30 और 5 40, ठीक है। 40 और 3, 40 और 3 हमारे हो गए 43, 44, 45, 46, 47, 48। तो यहाँ पे हमारा कितना हो गया, 48 हो गया टोटल। देखो 16, 14, 30 और 5 ये 35, 5 ये 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और एक 1 इसका लगा लो 49 और 80 मतलब 129। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया, हेड ने कितने मूवमेंट किए, 129 मूवमेंट्स किए हैं, ठीक है। और इन्होंने बोला था, क्वेश्चन में था कि एक मूवमेंट में एक सिलेंडर टू सिलेंडर मूव करने में 1 सेकंड का टाइम लगता है। तो 129 सिलेंडर को मूव किया है हेड ने, तो यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, 129 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा 129। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 129 सेकंड लगेंगे, ठीक है। ये हमारा शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट था। इसी तरह मैंने आपको और भी क्वेश्चंस करवाए हैं जिसमें हमने FCFS, स्कैन, सी स्कैन, लुक और सी लुक, वो सब भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं कैसे कैसे हम इनको करते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डैश इज़।
कि एक डेसिमल नंबर है हमारा 25.625, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू हम डेसिमल टू बाइनरी जा रहे हैं। डेसिमल नंबर गिवन है, इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल टू बाइनरी जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवीज़न मेथड लगाते हैं। देखो, डेसिमल टू अदर बेस डिवीज़न करते हैं और अदर बेस टू डेसिमल हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लास्ट वीडियो में भी हमने 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के किए थे, तब भी मैंने आपको बताया था। तो देखो, सबसे पहले हम 25 को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 25 को जब हमने, एक सेकेंड, तो 25 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा क्वोशंट आएगा 12 2 जा 24, रिमाइंडर आया 1। नेक्स्ट 2 से क्या, 6 2 जा 12, रिमाइंडर आया 0। नेक्स्ट 2 से क्या, 2 3 जा 6, रिमाइंडर आया 0। नेक्स्ट 2 से क्या, तो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर भी आया 1, ठीक है। तो ये क्या बना, ये हमारा LS भी होता है, ये हमारा MS भी होता है। हम डाउन टू टॉप को मूव करते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1, नेक्स्ट 1 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारा 25 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, 0.625 का, ठीक है। तो 0.2625 का कैसे करेंगे, तो देखो 0.625 ये है। तो इसको हम यहाँ पे 2 से क्या करते हैं, जो डेसिमल पार्ट होता है उसमें हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जो हमारा होल पार्ट होता है, हमारा इंटीजर पार्ट होता है, उसमें हम क्या करते हैं, डिवीज़न मेथड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन पार्ट हमारा क्या है, 0.625, ठीक है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे कितना आया, 2 5 जा 10 1 5 2.1, ठीक है। तो हम इसका जो होल पार्ट वाला पार्ट है, इसको यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इस 1 को ले लिया, ठीक है। तो हमारा 1 आ चुका है। अब हमने 1 को वहाँ ले लिया, तो यहाँ पे फिर हमारा क्या बचा, अब हमारा यहाँ पे फिर बचा 0.25 ये, ठीक है। अब हम इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ से 0.2 ऐसे था ना, तो यहाँ से हमने 2 से फिर किया तो यहाँ पे क्या आया, 0.005, ठीक है। जब हमने फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारा 1 आया था। जब हमने सेकंड टाइम इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हमारा क्या आया, होल पार्ट में क्या आया, 0, ठीक है। अब फिर अगेन हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1, ठीक है। अब हमें कब तक करना, जब हमारी 0 0 आ जाए। अब इसको कितनी बार भी कर लो ये 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या आ गया, 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 0.625 का बाइनरी हो गया, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा, देखो हमारा जो 25 का आया था वो आया था 1 1, ये वाला था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C जो होगा इसका आंसर रहेगा 11001.101, ये इसका आंसर रहेगा। ये हमारा 25 था, 16 + 8 24 + 1 25, ये हमारा 25 था और ये हमारा 0.625 आया था। तो ऑप्शन नंबर C इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द सेमाफोर, कि सेमाफोर के बारे में बताओ कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट है, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग सॉफ्टवेयर, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग हार्डवेयर, ठीक है। तो देखो सेमाफोर को हम एज ए हार्डवेयर भी यूज़ करते हैं और एज ए सॉफ्टवेयर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो उसमें हम टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, कि हम कोई भी टेस्ट लगाएंगे, फिर उसकी वैल्यू को सेट करेंगे, फिर टेस्ट लगाएंगे, फिर सेट करेंगे, वो हमारा हार्डवेयर से इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। और सॉफ्टवेयर में हम कुछ OS के जो प्रिमिटिव्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सेमाफोर हम यूज़ कर रहे हैं, कैसे कि हम एक वेरिएबल ले रहे हैं, वेरिएबल की वैल्यू कभी 0 कर रहे हैं, कभी 1 कर रहे हैं, बाइनरी सेमाफोर को यूज़ करें या काउंटिंग सेमाफोर यूज़ करें, वो हमारे क्या होते हैं, एज ए सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो सेमाफोर हमारा जो है दोनों उससे यूज़ होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा बोथ A एंड B, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लॉजिकल सर्किट दैट A logical circuit that accepts one input and distribute it over several output is known as the, देखो मल्टीप्लेक्सर हमने पढ़ा था कि मैनी इनपुट्स
मल्टीपल इनपुट्स और 1 आउटपुट, ठीक है। और इसी का अगर हम रिवर्स कर दें, वो हमारा होता है डीमल्टीप्लेक्सर। वो कहता है कि 1 इनपुट, तो डीमक्स हमारा क्या कहता है कि इनपुट तो 1 जाएगी बट आउटपुट क्या होंगी, मैनी होंगी, ठीक है। तो एक ही इनपुट को मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल उसमें हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और वो भी किस पे डिपेंड होगी, हमारी सेलेक्ट लाइन पे हमारी सेलेक्ट लाइन पे डिपेंड होगी कि जब हमने ये वाली इनपुट दी तो हमारी कौन सी आउटपुट जो है एक्टिवेट होगी, ठीक है। मल्टीपल आउटपुट यहाँ पे आ रही हैं लेकिन एक टाइम पे तो एक ही आउटपुट एक्टिवेट होगी, तो वो हमारी किस पे डिपेंड करेगी, सेलेक्ट लाइन पे, कि सेलेक्ट लाइन डिसाइड करेगी इनमें से कौन सी आउटपुट जो है यहाँ पे जनरेट होगी, ठीक है। तो ऐसा होता है हमारा डीमल्टीप्लेक्सर में कि हमारी इनपुट तो एक होती है लेकिन हम उसको सेवरल आउटपुट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4, डीमल्टीप्लेक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पेज रिप्लेसमेंट्स का आ गया, ये भी हमने वीडियो में कर चुके हैं हम, ठीक है। तो मैं इन दो आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हमने टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो सारे यहाँ पे वहाँ पे हम कर चुके हैं सारे, ठीक है। तो उस सब का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें आप जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करेंगे, अभी इससे पहले लास्ट वाला कर लेते हैं। विच लॉजिकल गेट इज़ नोन एज द यूनिवर्सल गेट? कौन सा लॉजिकल गेट यूनिवर्सल गेट होता है? तो नैंड गेट हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल गेट होते हैं। देखो हमारे बेसिक गेट्स होते हैं, बेसिक गेट में हमारे आते हैं नोट गेट, एंड गेट और गेट, ये हमारे बेसिक गेट हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे होते हैं यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट हमारे होते हैं नैंड और नोर, नैंड और नोर। मतलब इन दोनों गेट से आप कोई भी सर्किट डिज़ाइन कर सकते हो, ठीक है। या फिर इन दोनों गेट से आप कोई दूसरा अदर जो गेट है वो आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। वो होते हैं हमारे यूनिवर्सल। एक होते हैं हमारे अर्थमेटिक गेट्स। थर्ड जो हमारी कैटेगरी होती है वो होती है हमारी अर्थमेटिक, ठीक है। अर्थमेटिक गेट हमारे होते हैं एक्सोर और एक्सनोर, ठीक है, जिससे हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो ये हमारे दो होते हैं, एक्सोर और एक्सनोर, ठीक है। तो हमने गेट को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है कि एक होते हैं बेसिक गेट, नोट गेट, एंड गेट और नोर गेट, ठीक है। सेकंड हमारे यूनिवर्सल गेट आते हैं नैंड और नोर, और अर्थमेटिक गेट होते हैं हमारे एक्सोर और एक्सनोर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा यूनिवर्सल गेट हमारा कौन सा है, नैंड गेट है, ठीक है। एक्सोर हमारा क्या है, अर्थमेटिक गेट है, नोट और एंड हमारे बेसिक गेट है, और नैंड हमारा यूनिवर्सल गेट है, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है 18 वाला। तो देखो ये कहता है कंसीडर ए मेन मेमोरी विथ 3 पेज फ्रेम। एक मेमोरी में 3 पेज फ्रेम है इन फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ पेज रेफरेंस, ठीक है। और ये कुछ पेज रेफरेंस आई है हमारे पास 3, 4, 2, ये हमारी सीक्वेंस है। व्हाट इज द नंबर ऑफ पेज फॉल्ट यूजिंग द फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स? कि आप बताओ फीफो से आप बताओ कितने नंबर ऑफ पेज जो है यहाँ पे फॉल्ट होंगे। तो पेज फॉल्ट वही होता है कि जब कोई पेज मेमोरी में नहीं है तो पेज फॉल्ट होता है, जिसको आप पेज मिस भी बोलते हो। और अगर कोई पेज मेमोरी में मिल गया तो उसको हम बोलते हैं पेज हिट हुआ है, ठीक है। तो इसको हम करते हैं। देखो इन्होंने कहा कि हमारे पास मेमोरी में क्या है, 3 फ्रेम है। हमारी मेमोरी में क्या है, 3 फ्रेम है, 1, 2 एंड 3। 3 फ्रेम है, 1, 2 एंड 3। अब इन्होंने कहा कुछ पेज रेफरेंस आए हैं कि ये वाले पेज हमारे सीपीयू को एक्सेस करने हैं। एक सीक्वेंस मिली है, वो सीक्वेंस क्या है देखो कि 3, 4 नेक्स्ट सीक्वेंस है 2, नेक्स्ट 3, 4 2 3 9 1 9, नेक्स्ट है 1 6 3 6 3, और लास्ट है हमारी 4 और 9, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पेज सीक्वेंस आई है। और हमारे पास मेमोरी में कितने फ्रेम है, 3 फ्रेम है, 1 फ्रेम, 2 फ्रेम एंड 3 फ्रेम, ठीक है, 1 2 एंड 3। अब इन्होंने बोला कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट होंगे जब हम फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम को फॉलो करते हैं। मतलब पेज रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि जब कोई पेज मेमोरी में नहीं है तो हमें पेज कहाँ से लाना होगा, सेकेंडरी मेमोरी से पेज लाना होगा। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी से पेज लाके हम मेन मेमोरी में कहाँ पे उस पेज को प्लेस करेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास मेमोरी एम्प्टी है तो हम डायरेक्ट किसी भी उस पर डाल देंगे
लोकेशन पे, लेकिन अगर हमारे पास मेमोरी में स्पेस नहीं है तो फिर हम किस पेज के साथ उसको रिप्लेस करें, ठीक है, वो होती है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। तो फीफो कहती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो पेज पहले आया है, फर्स्ट इन हुआ है, वही पेज हमारा क्या होगा, पहले बाहर जाएगा। तो सबसे पहले पेज रेफरेंस आया 3, तो इस टाइम पे हमारी मेमोरी क्या है, बिल्कुल एम्प्टी है। तो एम्प्टी है तो आप किसी भी फ्रेम में उसको डाल दो, ठीक है। हमने सपोज करो इस वाले फ्रेम में हमने क्या किया, 3 को प्लेस कर दिया। पेज मेमोरी में नहीं था तो यहाँ पे क्या हुआ, पेज मिस हुआ है ना, पेज मिस हुआ। पहले 3 के रेफरेंस आई, मेमोरी में चेक किया, मेमोरी में पेज नहीं था, फिर देखा उसको प्लेस कहाँ पे करना है। अब मेमोरी एम्प्टी है तो इन्होंने क्या किया, जो फ्री फ्रेम था उसमें उस पेज को प्लेस कर दिया। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई हमारी पेज नंबर 4 के लिए, पेज रेफरेंस हमारा 4 आया। तो फिर 4 आया, हमारे पास सिर्फ मेमोरी में क्या है, पेज नंबर 3 है, तो मेमोरी में पेज नहीं है तो ये भी क्या हुआ, मिस हुआ, ठीक है, फॉल्ट हुआ, पेज फॉल्ट हुआ। और अब हम इसको कहाँ करेंगे, देखो 3 तो हमारा ऑलरेडी यहाँ था, हम अब हमारे पास ये 2 फ्रेम फ्री हैं, तो हम इसको कहाँ कर देंगे, हमने इसमें इसको प्लेस कर दिया, ठीक है। अभी तक हम पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि हमारे पास मेमोरी अभी फ्री है। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई हमारी 2 की, तो मेमोरी में पेज 4 और 3 ऑलरेडी हैं, 2 नहीं है, तो यहाँ पे भी पेज फॉल्ट हुआ। और अब हम इसको, हमारे पास एक फ्रेम अभी भी फ्री है तो हमने इस 2 को यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस हो गया, पेज नंबर फ्रेम में 2, 4 और 3 हमारे पेज आ चुके हैं। नेक्स्ट रिक्वेस्ट आई फिर 3 की, तो क्या हमारा पेज मेमोरी में है, चेक करेंगे पहले। हाँ, मेमोरी में हमें पेज मिल गया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हिट हो गया, ठीक है। तो पेज हमारा मेमोरी में ही मिल गया, तो यहाँ पे फॉल्ट नहीं हुआ, पेज हिट हुआ है। नेक्स्ट पेज आया हमारा 9, पेज रेफरेंस क्या है, 9 की है। तो क्या पेज 9 हमारा मेमोरी में है, नहीं है, मेमोरी में सिर्फ 2, 4 और 3 है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, मिस हुआ है। अब हम देखेंगे क्या मेमोरी में कोई स्पेस अवेलेबल है, स्पेस एम्प्टी है, कोई भी स्पेस एम्प्टी नहीं है, मेमोरी हमारी फुल है, 3 फ्रेम थे, तीनों फ्रेम फुल हो चुके हैं। तो अब हम 9 को किससे रिप्लेस करें, तो फर्स्ट फीफो कहती है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, जो पेज पहले आया है उसी को पहले बाहर करो। तो 9, तो पेज पहले कौन सा आया था, मेमोरी में सबसे पहले हमारा पेज नंबर 3 आया था, है ना। सबसे स्टार्टिंग में हमने पेज नंबर 3 को प्लेस किया था मेमोरी में, तो हम 3 को ही बाहर करेंगे और उसकी प्लेस पे हम 9 को, उससे रिप्लेस कर देंगे 9 को, और नेक्स्ट बाकी हमारे एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर आया हमारा 1, ठीक है, 1 है तो पेज मेमोरी में चेक किया, नहीं है, तो यहाँ पे भी पेज क्या हुआ है, हमारा मिस हुआ है, फॉल्ट हुआ है। अब 1 को किससे रिप्लेस करेंगे, कि जो मेमोरी में पहले आया था। तो देखो 9 तो हमने अभी अभी प्लेस किया है, तो सबसे पहले मेमोरी में अब 2 और 4 में से कौन सा आया था, 4 आया था, ठीक है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 पहले आया था, तो 4 आया था, तो 1 को हम 4 से रिप्लेस करेंगे, 2 और 9 को एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज आया हमारा 6, तो क्या पेज नंबर 6 हमारा मेमोरी में है, चेक किया, नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, फॉल्ट हुआ है, ठीक है। अब पेज नंबर 6 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, देखो यहाँ पे आप देखो ये 2, 1 और 9 है, तो 9 हमारा यहाँ पे आया है मेमोरी में, 1 हमारा यहाँ पे आया है, लेकिन 2 हमारा देखो यहाँ से मेमोरी में है, तो सबसे पुराना पेज यहाँ पे कौन सा है, 2 है, तो हम 6 को 2 से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 9 आ जाएगा। नेक्स्ट पेज आया हमारा 3, तो क्या हमारा 3 जो है वो मेमोरी में है, मेमोरी में पेज नंबर 3 नहीं है, तो इट मीन्स यहाँ पे भी क्या हुआ है, हमारा मिस हुआ है। और मिस हुआ है तो हम 3 को किससे रिप्लेस करेंगे, अब हमारे पास मेमोरी में 6 है, 1 है और 9 है, तो देखो 6 तो अभी अभी हमारा मेमोरी में आया है, 1 हमारा यहाँ पे आया था और 9 हमारा यहाँ पे आया था, तो 6, 1, 9 में सबसे पहले कौन आया था, 9 आया था, ठीक है। तो हम 3 को किससे रिप्लेस करेंगे, 9 से, 1 और 6 को हम एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज आया हमारा 4, तो क्या हमारा पेज नंबर 4 मेमोरी में है, नहीं है, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हुआ, मिस हुआ, फॉल्ट हुआ पेज। और 4 को अब किससे रिप्लेस करेंगे, हमारे पास मेमोरी में क्या है, 6 है, 1 है और 6, 1 और 3 है, ठीक है। तो देखो 3 तो मेमोरी में अभी आया है, 1 यहाँ पे आया था और 6 हमारा यहाँ पे आया था, ठीक है। तो 3 यहाँ पे इस टाइम पे आया था, 6 इस टाइम पे आया और 1 इस पे, तो सबसे पुराना अब इस टाइम में कौन सा है, 1 है, तो हम 4 को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 से, और बाकी 6 और 3 हमारा एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट आया 9, 9 भी हमारा क्या है, फॉल्ट हुआ है क्योंकि मेमोरी में नहीं है। अब हम 9 को किससे रिप्लेस करेंगे, देखो
4 हमारा यहीं पे आया है मेमोरी में, 3 हमारा यहाँ पे आया था और 6 हमारा यहाँ पे आया था। तो 6 4 3 में 6 पहले आया है तो हम 9 को रिप्लेस करेंगे 6 से, यहाँ पे हमारा 4 हुआ, यहाँ पे हमारा 3 हुआ। ठीक है, तो ये हमारे पेज फॉल्ट हुए हैं। अब आप देखो कितने नंबर ऑफ पेज फॉल्ट हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो 9 पेज फॉल्ट हुए हैं हमारे। ठीक है, एक ही पेज हिट हुआ था हमारा 3 वाला, बाकी सारे हमारे मिस हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 9। ठीक है, तो ये हमारी फीफो पॉलिसी थी। इसी तरह हमने बाकी जो पॉलिसी है हमारी LRU लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, MRU मोस्ट रिसेंटली यूज्ड और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट। ठीक है, ये भी हम पहले वीडियो में कर चुके हैं, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ पे अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस के साथ साथ ये टॉपिक भी क्लियर हुए होंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।